Hello students, welcome to all in your class. Dear students, as you know, we are studying the second chapter of the economics sectors of the Indian economy. And in this chapter, we have already studied about the classification of the Indian economy on the basis of the economic activities of the peoples. Today we are going to start a new topic of this chapter, classification of the Indian economy on the basis of the organization. So today we will discuss about the organized and the unorganized sector, which is on the basis of the organizations. So first of all, I am going to tell you what is the organized sector. Organized sector covers those enterprises or places of work where the terms of the employment is regular and therefore people have hard work. They are registered by the government have to follow its rule and regulations, its rules and regulations, which are given in various laws such as the factory laws, Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act,
etc. It is called organized sector because it has some formal processes and procedures so dear students, this is the definition of the organized sector. Organized sector covers those enterprises or places of work where the terms of the employment is regular. Means there is a job security in the organized sector. अर्थात ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आपको जॉब मिल गई तो उस जॉब को रहने की आपके पास क्या है, सिक्योरिटी है। यानी एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड से पहले कोई आपको जनरल कंडीशन में जॉब से निकाल नहीं सकता है। आपने पहले देखा कि इन प्राइमरी सेक्टर एंड देयर आर सम एग्जाम्पल्स in tertiary and secondary sector where people have not a job security. Means some days they get the job and some days they have no jobs. कुछ दिन तो उनको काम मिलता है तो कुछ दिन काम नहीं मिलता है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। इन ऑर्गेनाइज सेक्टर पीपल हैव अ जॉब सिक्योरिटी। पॉइंट को नोट करते जाइएगा, अभी बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस में क्या क्या आपको लिखना है। इसमें क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, रेगुलर जॉब होता है। एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क, अभी मैंने आपको बताया ये। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशंस। द ऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स द इंस्टीट्यूट्स which comes in organized sector, they are registered by the government and there are the certain rule and the regulations which are followed by the organized sectors institutes. जो organized sector के institutes होंगे जो employment देंगे, उनको गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए रूल और रेगुलेशंस को क्या करना पड़ता है, फॉलो करता है। इन केस if they do not follow the rule and the regulations, the employee can be, जो एम्प्लॉई है कैन गो टू कोर्ट, वो कोर्ट जा सकता है, अपील दायर कर सकता है। अब वो रूल और रेगुलेशंस कहाँ है, विच आर गिवन इन वेरियस लॉज सच एज द फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट होते हैं जिसमें फैक्ट्री में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो सभी रूल और रेगुलेशंस होते हैं कि कितने घंटे वर्क करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप वर्किंग आवर्स ज़्यादा दे देंगे। इफ़ यू सेज द एक्स्ट्रा वर्क देन इट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉई, ही इज डिजायर्ड टू एक्स्ट्रा वर्क और नॉट। अगर फैक्ट्री जो है वो चाहती है कि कोई एक्स्ट्रा वर्क करे, कोई ओवर टाइम करे, तो ये डिपेंड करता है एम्प्लॉई के ऊपर कि उसे जो है ओवर टाइम करना है या नहीं करना है। इफ़ दे डू द ओवर टाइम दे गेट द एक्स्ट्रा पेमेंट। अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो उनको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा पेमेंट्स मिलता है। और फैक्ट्री रूल्स हैं, उनको जो है वो सेफ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना होगा, सेफ्टी प्रोवाइड करनी होगी काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि
जहाँ पे वो काम कर रहे हैं किसी भी वक्त उनके जान जाने का वहाँ पे खतरा हो। मीन्स इन अ फैक्ट्री एक्ट देयर इज अ सेफ्टी रूल एंड द रेगुलेशंस फॉर द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए फैक्ट्रियों में वर्कर्स के और एम्प्लॉयज़ के सेफ्टी के लिए रूल और रेगुलेशंस होने चाहिए। वो अगर नहीं होगा तो वो फैक्ट्री रन नहीं कर पाएगी। मिनिमम वेजेज एक्ट। मिनिमम वेजेज मीन्स द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड द मिनिमम वेजेज इनटू द डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और द सेक्टर्स। हर सेक्टर में एक मिनिमम वेज जो है वो डिसाइड कर दी गई है। नो वन कैन पे लोअर देन द मिनिमम वेजेज। जैसे कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि सपोज दैट अ टीचर्स सैलरी शुड नॉट लेस देन 40,000। एक गवर्नमेंट टीचर की जो सैलरी है वो 40,000 से कम नहीं होनी चाहिए, तो वो कम नहीं होगी। मिनिमम वेजेज एक्ट मीन्स फॉर द पार्टिकुलर वर्क, फॉर द स्पेसिफिक वर्क देयर इज ए डिफरेंट मिनिमम वेजेज एक्ट। जैसा काम है उसके अकॉर्डिंग उसके मिनिमम वेजेज एक्ट निर्धारित है। मीन्स जो एम्प्लॉय होता है वो एश्योर्ड होता है कि हमको कम से कम इतना वेतन मिलेगा। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी मतलब अनुग्रह राशि होती है एक प्रकार से। मीन्स अगर सपोज दैट आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंटल केस वगैरह हो जाते हैं, तो आपको जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक जो फेवरेबल प्राइस होगी वो उनको देना पड़ेगा, वो उनको देंगे। वैसे तो ऐसी अरेंजमेंट की जाती है कि कोई मिसहैपनिंग ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इफ़ इट इज हैपन विद समवन देन द sectors, the organized sector means the institutes will pay the gratuity amount. It is called organized sector. इसे हम organized sector कहते क्यों हैं? Because it has some formal process and procedures. क्योंकि इसके अपने कुछ क्या है formal process और procedures हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? organized sector कहते हैं। वो formal process क्या है? There are the some benefits if we work in organized sector. What is these? Board may be asked the questions. What are the benefits in working the organized sector? अगर बोर्ड हमसे पूछता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के फ़ायदे क्या हैं, या कौन सा सेक्टर ज़्यादा बेटर है, ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज है। अभी हमने ऑर्गेनाइज के बारे में बताया है, अनऑर्गेनाइज के बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ बेटर देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर बेटर होता है तो बोर्ड पूछ सकता है व्हाई द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ बेटर, क्यों बेटर है। देन वी हैव टू राइट द बेनिफिट्स विच वी गेट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। जो हम प्राप्त करते हैं, जो हमको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता है, हमको उस बेनिफिट को क्या करना होगा? लिखना होगा। सो व्हाट आर दीज बेनिफिट्स? वो बेनिफिट्स क्या हैं? आई एम गोइंग टू टेल यू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। बेनिफिट्स क्या क्या हमको मिलते हैं, हम उसको देख लेते हैं। पेड लीव मिलती है, पेमेंट मिलती है ड्यूरिंग हॉलीडेज, और क्या मिलता है? प्रोविडेंट फंड मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलता है, so these are the some benefits in organized sector.
So we can write the answer of the organized sector. हम organized sector के so we can be write the answers which will be asked from the organized sector. जो organized sector से क्वेश्चंस पुटअप होंगे हम उनको लिख पाएंगे, बेनिफिट्स लिख देंगे जो हमको बेनिफिट्स मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्टर अनऑर्गेनाइज के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम डिफरेंशिएट करना भी जानेंगे, क्योंकि बोर्ड जो है वो क्वेश्चंस पूछता है डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्गेनाइज एंड द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड टेल विच सेक्टर इज बेटर, और हमको बताना पड़ता है कि कौन सा सेक्टर क्या है, बेटर है। तो द बोर्ड में बी आस्क द क्वेश्चंस डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड राइट योर ओपिनियंस विच सेक्टर इज बेटर, और उस पूछ लेगा कि अपनी ओपिनियन दीजिए कि कौन सा सेक्टर क्या है, बेटर है। तो चलिए हम अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। So dear students, this is the definition of the unorganized sector. Unorganized sectors is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government. ठीक अपोजिट है, जान लीजिए ऑर्गेनाइज सेक्टर आपने पढ़ा, उसका ठीक अपोजिट क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। आपने उसमें क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि द ऑर्गेनाइज सेक्टर आज गवर्न एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, मोस्टली बाय द गवर्नमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज गवर्नड बाय द गवर्नमेंट, बट इफ द इंडिविजुअल पर्सन और द इंस्टीट्यूट्स comes into the organized sectors, so definitely they have to follow the rule and the regulations which is decided by the government. But in organized sector such kind of the foundations we can't see, ऐसा कुछ भी हम देख नहीं सकते हैं। we are not seeing, हम ऐसा देख नहीं रहे हैं। we are not seeing, हम ऐसा देख नहीं रहे हैं। There are rules and regulations but these are not followed, यहाँ रूल और रेगुलेशंस तो हैं लेकिन उनका फॉलो नहीं होता है, उनको लोग फॉलो नहीं करते हैं। जॉब्स हेयर आर लो पेड, यहाँ पे जो जॉब है वो क्या है, लो पेड है, मीन्स जो उनको पेमेंट मिलती है वो क्या मिलती है, कम मिलती है। एंड ऑफन नॉट रेगुलर, और रेगुलर जॉब नहीं होता, वहाँ पे क्या होता था, जॉब रेगुलर होता था। देयर इज नो प्रोविज़न ऑफ ओवर टाइम, यहाँ ओवर टाइम का कोई प्रोविज़न नहीं है, टाइम पीरियड का कोई बाउंडेशंस नहीं है। किसी को 8 घंटे काम करने पड़ सकते हैं, किसी को 10 घंटे काम करने पड़ते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक फिक्स प्रोसीजर है, एक फिक्स टाइम पीरियड है कि आपको इतने टाइम तक काम करना है। ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज, लीव ड्यू टू सिकनेस, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप वर्क नहीं करते हैं तो जितने दिन आप वर्क करेंगे उसी का आपको सैलरी मिलेगी, अगर आप वर्क नहीं करते हैं तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ना तो ओवर टाइम का कुछ मिलता है। अगर हॉलीडे है, हॉलीडे मीन्स जैसे कोई फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो अगर स्कूल्स वगैरह बंद रहते हैं तो हम लोगों को उसमें भी सैलरी मिलती है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनको उन दिनों का जो सैलरी है वो पे नहीं होगी। तो वी कैन बी सी देयर आर a lot of difficulties for the employees in the unorganized sector. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, जैसे कि उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वर्किंग आवर डिसाइड नहीं है, वर्किंग कंडीशन नहीं डिसाइड है, उनको हॉलीडेज के लिए कोई पेमेंट नहीं मिलती है, सिकनेस यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ विच द एम्प्लॉयज फेस डेली into the unorganized sector. In unorganized sector there are some other difficulties also.
In unorganized sectors, people have to face some other problems also, that the employer can be asked, can be ordered any time to leave the job. किसी भी समय वो जॉब छोड़ने के लिए कह सकता है. In the month of the peak seasons means when there are some sectors when they have a more work and there are some time periods when they have a less work. यानी ऐसे भी बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे कुछ समय के लिए ज़्यादा काम होते हैं, कुछ समय पे कम काम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ a people has a clothes shop, so in a festival seasons he is required the more workers, and in off seasons means when the festival has passed then they have a less work, means they are need to the less worker. So in the peak seasons they hire the labor, but in off seasons they force to workers to work on a low payment or to leave the job. वो क्या करते हैं ऑफ सीजन में, या तो वर्कर को काम छोड़ने के लिए कह देते हैं या तो वो उनको बहुत लो पेमेंट देते हैं. सो इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स द एम्प्लॉयर exploit to the workers in many ways. बहुत तरीके से उनका शोषण करते हैं. और there are the many examples of the unorganized sectors. The daily wage worker, जो daily wage worker हैं वो है in a primary sectors. There are the workers who work into the fields, जो खेतों में काम करते हैं, जो लेबर हैं जो खेतों में काम करते हैं वे हैं. and the many peoples who are selling the products by setting up the small shops at the side of the रोड के किनारे पे जो छोटी छोटी दुकानें लगा करके अपने सामानों को बेच रहे हैं वो भी इसी कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं. मीन्स सो वी कैन से देयर आर ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. सो नाउ द क्वेश्चंस पुट अप, हाउ we can be improved to the conditions of the workers or the peoples who are engaged in unorganized sector. प्रश्न खड़ा होता है कि हम कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको हम कैसे बचा पाएँ, उनको हम कैसे ज़्यादा सिक्योरिटी दिला पाएँ. सो वी विल कवर दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. हम इस टॉपिक को अगली वीडियो में कवर करेंगे. वी विल कवर टू द टू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. फर्स्ट, हाउ कैन वी क्रिएट द मोर एम्प्लॉयमेंट, हम कैसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर. एंड द सेकेंड, हाउ कैन वी रिमूव टू द प्रॉब्लम ऑफ द peoples who are engaged in unorganized sector. So dear students, this is the all about the organized and the unorganized sector. I hope all the things are clear about these topics, and now you are able to write the answers of the any questions which will be asked from these topics. The board may be asked the questions in a different way, but if your concept is clear, then there will be no problem and you can write the answers easily. So dear students, thanks a lot to watch the video. Thank you so much.